Okay, we are continuing with the adjustments that are supposed to be done. A very good afternoon to all the participants of this webinar, and we are continuing with final accounts. In final accounts, we are doing adjustments. एक एडजस्टमेंट को थोड़ा पीछे से चलते हैं और ये है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। और इसमें जब भी ये डर होता है कि कोई राशि जो कस्टमर से ड्यू है वो कलेक्ट नहीं होगी, इस बात का अगर डर होता है तो प्रूडेंट स्टेप ये होगा या केयरफुल स्टेप ये होगा कि उससे जो अपेक्षित लॉस है उसको हम रिकॉग्नाइज करें और उसके लिए हम करंट ईयर के प्रॉफिट को कम कर दें और उस अमाउंट को, जिस अमाउंट से हम करंट ईयर के प्रॉफिट को कम करते हैं, उसको एक खास अकाउंट में डाल दें जिसको कहते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट। और इस राशि को करंट ईयर से के प्रॉफिट से हटा के प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट में डालने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक एंट्री करते हैं जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट जो है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में नजर आता है और जैसे जैसे बैड और डाउटफुल डेट बढ़ते जाते हैं, ये प्रोविजन बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे ये अकाउंट क्रेडिट होता चला जाता है। उससे अचानक हमें बहुत बड़ा लॉस होने का झटका नहीं लगता क्योंकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपने आप ही अपने प्रॉफिट को कम कर लिया और सारा का सारा प्रॉफिट जो है हम कैपिटल अकाउंट में नहीं ले गए थे। अगर हम उसको कैपिटल अकाउंट में ले गए होते और बाद में वो मिलता नहीं पैसा हमको, तो वो जो लॉस था वो हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया होता, तो हमारे बिजनेस के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए इस तरह का प्रावधान किया जाता है। जो कस्टमर्स के अकाउंट हैं उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता जब तक कि उस अमाउंट को हम राइट ऑफ नहीं कर देते हैं। ये तो केवल हम प्रोविजन बना रहे हैं। जब हम कस्टमर का अकाउंट राइट ऑफ करेंगे तब हम कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे और बैड डेट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। इसके द्वारा हम बैड डेट अकाउंट में वो उस डेट को पूरी तरह से बैड हुआ मान ले रहे हैं, यानी उसको हम राइट ऑफ कर दे रहे हैं कि वो बैड हो गई, अब नहीं मिलेगी हमको। और ये बैड डेट अकाउंट का जो बैलेंस है ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में अपीयर होता है। जब भी बैड डेट्स राइट ऑफ किए जाते हैं तब अगर हमने प्रोविजन बना रखा है तो हम प्रोविजन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमने जब प्रोविजन बनाया था तब हमने प्रोविजन अकाउंट को क्रेडिट किया था। जब हम बैड डेट को राइट ऑफ कर रहे हैं, प्रोविजन बनाते वक्त हम कोई भी बैड डेट राइट ऑफ नहीं कर रहे, केवल हम प्रोविजन बना रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट टू द प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट। बाद में कोई डेट बैड हो जाती है तो हमारे पास वो प्रावधान पड़ा हुआ है जिसको हम डेबिट कर सकते हैं। तो बैड डेट को राइट ऑफ करने के लिए हम प्रोविजन अकाउंट को डेबिट कर लेंगे जहां पर भी वो प्रोविजन एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर प्रोविजन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है। अगर हम उसको प्रोविजन अकाउंट में डेबिट कर देंगे तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो bad debts when written off are debited to the provision in this respect where such a provision exists or directly to the P&L account। अगर प्रोविजन नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो उसको P&L अकाउंट में डेबिट कर देंगे जैसे ऊपर यहाँ दिखा रखा है, and the corresponding credit being given to the trade receivable account। और जो रिसीवेबल अकाउंट है उसको क्रेडिट कर देंगे, यानी वो राशि अब रिसीव नहीं होनी है। If on the other end the provision is required to be created, अगर प्रोविजन को क्रिएट करना है तो जो अमाउंट है प्रोविजन का उसको हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना होता है।
जहाँ पर भी एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम आती है जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि किसी बैड डेट को आपको राइट ऑफ करना है और एक प्रोविज़न बनाना है, तो जो बैड डेट है उसको आप पहले राइट ऑफ कर दीजिए। अमाउंट ऑफ बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ शुड बी फर्स्ट डेबिटेड अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग बैलेंस। जो भी मतलब बैड डेट राइट ऑफ करना है तो पहले अपने पास अगर प्रोविजन पड़ा हुआ है तो पहले उसको प्रोविजन के अगेंस्ट एडजस्ट करिए, और प्रोविजन में जो एडजस्ट ना हो पाए, जो रिजल्टिंग बैलेंस है, उसको बाद में फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्ट करिए। और अगर आपको जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है उसमें एडजस्ट नहीं हो पाता तो आप एक एक्स्ट्रा प्रोविजन भी बना सकते हैं, और एक्स्ट्रा प्रोविजन बना के और उसमें एडजस्ट कर दीजिए। ये मेथड नीचे इलस्ट्रेट भी किया गया है कि 1 जनवरी 2017 को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स थे 40,000 रुपये। इस प्रोविजन खाते में 40,000 रुपये पड़ा हुआ है, ऑब्वियसली ये बैलेंस शीट में दिख रहा है। जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं साल के अंत में वो 15 लाख प्राप्त होना है। अब बैड डेट्स का टोटल था 1 लाख, यानी 1 लाख प्राप्त नहीं होना। तो अब ये जरूरी हो गया कि हम बैड डेट्स को राइट ऑफ करें और एक प्रोविजन बनाएं ट्रेड रिसीवेबल बैलेंसेस के 5% का प्रोविजन नॉर्मली जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उसके प्रोपोर्शन में बना सकते हैं। तो अगर मुझे लगता है कि मुझे 100 रुपये की प्राप्तियां होनी है, उनमें से मैं मान के चलूँ चलो 5% पैसा नहीं आएगा, तो इस 5% को मैं प्रोविजन बना लूँ मेरी सेफ्टी के लिए। तो जैसा इसका सोल्यूशन देख सकते हैं कि ओपनिंग प्रोविजन 40,000 रुपये है, यानी 40,000 रुपये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट में पड़ा हुआ। उसके बाद 1 लाख का हमको राइट ऑफ करना है, तो कुल मिला के पूरा राइट ऑफ तो हम इस 40,000 में नहीं कर सकते। 40,000 राइट ऑफ हो जाएगा, लेकिन बाकी बच जाएगा अपने पास 60,000, और 60,000 को और राइट ऑफ करना होगा हमको। तो 60,000 राइट ऑफ करने के लिए अपने को 60,000 का प्रोविजन होना चाहिए। अब यहां पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप ट्रेड रिसीवेबल बैलेंसेस का 5% का प्रोविजन बनाइए। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वो कह रहा है कि एक प्रोविजन बनाइए, तो हम प्रोविजन बनाएंगे। 5% होता है 70,000, 70,000 का एक प्रोविजन तो बनाएंगे हम। लेकिन जो हमारे पहले के जो 1 लाख बैड डेट थे उसको राइट ऑफ करने के लिए भी अपने को 60,000 का प्रोविजन चाहिए। तो कुल मिला के हम 1,30,000 का प्रोविजन बनाएंगे, और 1,30,000 रुपये हम डेबिट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और प्रोविजन अकाउंट में इसको क्रेडिट कर देंगे। ये एंट्रीज यहाँ पे है। अब आते हैं अगले एडजस्टमेंट पे, दैट इज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। This provision is created in the same manner discussed above, but the amount of provision is required to be calculated after deducting the provision for bad debts from the total trade receivables. हमको प्रोविजन फॉर बैड डेट को ट्रेड रिसीवेबल में से डिडक्ट करना है, क्योंकि जो प्रोविजन हम डिस्काउंट का बना रहे हैं वो हम केवल गुड डेटर्स के लिए बनाएंगे, बैड डेटर्स के लिए नहीं बनाएंगे। जो हमें लगता है कि बैड डेट हो सकते हैं, जो हमें अनुमान हमने किया हुआ है कि इतने बैड डेटर हो सकते हैं, उसके लिए हमने प्रोविजन बना रखा है। कुल प्राप्तियां हमारी मान लीजिए 100 रुपये हैं और हमने प्रोविजन बना रखा है 5 रुपये का, तो 5 रुपये को तो पहले हम करेंगे माइनस। 5 रुपये तो हमें लग रहा है वो मिलेगा नहीं हमको। 95 रुपये हमारे प्राप्तियां हमें उम्मीद है, और जो प्राप्तियों की उम्मीद है हमको, उन प्राप्तियों के लिए हमको जल्दी लाने के लिए हम डिस्काउंट ऑफर कर देंगे उन लोगों को जो लोग हमको वो पैसा देने वाले हैं। तो डिस्काउंट ऑफर करने के लिए हम एक प्रोविजन बनाएंगे पहले डिस्काउंट का, और ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हम ट्रेड रिसीवेबल में से प्रोविजन फॉर बैड डेट की राशि घटा के जो राशि बचती है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लीजिए कि आपके ट्रेड रिसीवेबल 5,20,000 थे, और मान लीजिए कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो 1,20,000 है।
और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको 10% प्रोविजन बनाना है डेटर्स पे डिस्काउंट के लिए। तो आप क्या करेंगे? पहले तो आप ये प्रोविजन जो बनाएंगे, ये 10% बनाएंगे 4 लाख। 4 लाख पे क्यों बनाएंगे? 5,20,000 में से पहले आप 1,20,000 घटा देंगे, क्योंकि ये डाउटफुल डेट है। जो गुड डेट है, जिनको आपको लगता है अच्छे डेट्स हैं, उनका पैसा प्राप्त करने के लिए हम 5,20,000 में से 1,20,000 घटा के बाकी बची राशि 4 लाख, 4 लाख पे 10% का प्रोविजन बनाएंगे। उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे 10%, 40,000 से, और 40,000 से प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। और ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट जो है, आप देख सकते हैं कि ये एसेट साइड में आप डेटर्स में से लेस करके ऐसे दिखा सकते हैं। इसको एक तरह से लायबिलिटी साइड में अपीयर हो रहा है। लेकिन डेटर्स से अगर कम करते हैं तो हमें मालूम है कि हाँ, डेटर्स में से हमने पहले प्रोविजन घटा दिया, उसके बाद हमने डिस्काउंट का एक प्रोविजन बना दिया। यानी ये जो डिस्काउंट है, ये पैसा भी हमारे पास नहीं आना है, क्योंकि हम इसको डिस्काउंट देंगे, तो इसलिए डेटर में से घट रहा है ये। इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 8, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसको बनाया जाता है या तो हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं, और उसके बाद जो डेप्रिसिएशन अकाउंट हम क्लोज कर देते हैं, उसको ट्रांसफर करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। या फिर हम क्या करते हैं, बाय डायरेक्टली डेबिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा तरीका यह है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सीधा डेबिट कर देते हैं डेप्रिसिएशन को, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट किया और हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। या दूसरे तरीके में हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट करके और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर लेते हैं। सो द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड फ्रॉम द कंसर्न्ड एसेट। इस डेप्रिसिएशन को फिर हम ऐसे दिखाते हैं जैसे कि वो हमारी लायबिलिटी हो, और दूसरी तरफ हम इसको इनफैक्ट जब दिखाते हैं तो हम मशीनरी में से इसको माइनस कर देते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। उसके बाद अदर प्रोविजंस कैसे बनाए जाएंगे? जब भी ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि कोई लॉस होगा, प्रोविजन तब बनाई तब जाता है जब ये अपेक्षा होती है लॉस की, जिसकी राशि जो है सर्टेन नहीं होती कि वो लॉस हो जाएगा। प्रॉपर कोर्स ये है कि हम एक प्रोविजन बनाएं उस लॉस को मीट करने के लिए जब भी वो घटित होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कॉम्पेंसेशन दिया जाना है लेट डिलीवरी हुई गुड्स की। आपने गुड्स भेजे, उनकी लेट डिलीवरी की, तो आप कॉम्पेंसेशन देंगे। ये तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉस होगा, तो आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरे लेट डिलीवर कर पाऊंगा, तो उसके लिए प्रोविजन बना लीजिए। तो एंट्री क्या होगी कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे और प्रोविजन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जब भी कोई प्रोविजन बनाया जाता है, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं, प्रोविजन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। जितने भी अकाउंट जो प्रोविजन को दिखा रहे हैं, वो बैलेंस शीट में या तो लायबिलिटी साइड में अपीयर होंगे ज्यादातर तो, लेकिन जो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट है, या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, उनको हम जो डेटर्स हैं उसमें से माइनस करते हैं, या टोटल बुक डेट्स में से माइनस करके दिखाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा रैशनल तरीका है दिखाने का। ऐसे ही जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, उसको हम एसेट्स के कॉस्ट में से माइनस करते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 10 पे, ट्रांसफर्स विच इन्वॉल्व द करेक्शन ऑफ एरर्स। जहां पे एरर को करेक्ट करना है, उसके लिए कुछ ट्रांसफर करना है, तो हम जहां पे एरर हुआ वहां पे हम डेबिट या क्रेडिट कर देंगे उन अकाउंट्स में जिन अकाउंट्स पे इफेक्ट आएगा, और कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट जो है हम सस्पेंस अकाउंट में देंगे या किसी और अकाउंट में देंगे।
ये हम पहले सस्पेंस अकाउंट के केस में देख चुके हैं, या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के अपने सेशन में, अपने लेक्चर में इसको क्लियर कर चुके हैं कैसे किया जाता है. Transfers in respect of special charges to the profit and loss account, for example, partner salary, interest, etc. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो स्पेशल चार्ज करना है, स्पेशल तरह से वहां से निकालना है हमको. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज करने का मतलब वहां से हमको एक्सपेंडिचर करना है. जैसे पार्टनर की सैलरी है, पार्टनर को जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है, और कि कोई और तरीके से प्रॉफिट्स को अप्रोप्रिएट किया जा रहा है. प्रॉफिट को मतलब किसी और जगह ले जाना है हमको, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं और उन पार्टियों को क्रेडिट कर देते हैं जिनको ये देना है, जैसे पार्टनर की सैलरी, क्योंकि ये स्पेशल चार्जेस हैं, ये नॉर्मल चार्जेस नहीं है. और एडजस्टमेंट करते वक्त ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि हर एंट्री के दो तरफा इफेक्ट होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट. ऐसा नहीं एक ही एंट्री करके आप एडजस्टमेंट कर देंगे. जैसे आपको प्रीपेड इंश्योरेंस चार्जेस का कोई एडजस्टमेंट करना है, तो आपको इंश्योरेंस चार्ज का अकाउंट डेबिट करना, क्रेडिट करना होगा, और उसकी डबल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस के अकाउंट को डेबिट करना होगा उसी राशि से. तो प्रीपेड एक्सपेंसेस एक तरह का आपका एसेट होता है जिसको आप डेबिट कर देंगे, और इंश्योरेंस चार्जेस अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे. The last mentioned balance would be included on the debit side of the trial balance. और जो बैलेंस बचेगा वो डेबिट साइड में, प्रीपेड एक्सपेंसेस का जो है वो डेबिट साइड में आएगा. स्टूडेंट्स को याद रखना चाहिए और रफ वर्किंग शीट पे एज ए मैटर ऑफ कोर्स रिकॉर्ड करना चाहिए कि वो कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, और फिर उनका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में देना चाहिए इसके पहले कि वो फाइनल अकाउंट बनाएं. अब आते हैं कुछ चंद दूसरे एडजस्टमेंट और दूसरे ट्रीटमेंट्स. पहला एडजस्टमेंट है एबनॉर्मल लॉस ऑफ इन्वेंट्री बाय एक्सीडेंट या फायर. फायर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो इन्वेंट्री का एबनॉर्मल लॉस हो गया. तो कभी कभी गुड्स का लॉस हो जाता है क्योंकि आग लग गई, चोरी हो गई. एक्सीडेंट या आग की वजह से इन्वेंट्री का एक पोर्शन डैमेज हो जाता है. तो सबसे पहला काम ये करना है कि आपको अपने लॉस को एसरटेन करना है, कितना लॉस हुआ, और इस लॉस से आप एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे और परचेज अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे. क्योंकि परचेज आपने जो भी किया था वो लॉस हो गया, तो अब वो परचेज में बचा नहीं आपका, तो परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड एबनॉर्मल अकाउंट, लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड. अब ये जो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट है इसको ट्रेडिंग अकाउंट से निकाल के, एक तरह से ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा ही नहीं, ये सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा. इफ द अमाउंट ऑफ लॉस जो रिकवरेबल है फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, अगर मान लीजिए लॉस हुआ, कुछ उसमें से इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा, तब आप इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर देंगे कि इतना मुझे इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा, और उस अमाउंट को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे. जो मिल जाने वाला है उसको तो आप कंपनी को क्रेडिट को डेबिट कर देंगे, इंश्योरेंस कंपनी को. और जब तक वो पैसा नहीं प्राप्त होता है इंश्योरेंस कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट जो है वो दिखाई पड़ेगा एसेट साइड में बैलेंस शीट पे, क्योंकि प्राप्ति होनी है. अगर कोई भी पार्ट है लॉस का वो इंश्योरेंस कंपनी से रिकवरेबल है, तो जो पार्ट रिकवरेबल नहीं है इंश्योरेंस कंपनी से उसको हम डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. जैसे मान ली 6,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए आग लगने से, और इंश्योरेंस कंपनी एडमिट कर लेती है कि 4,500 का क्लेम एडमिट कर लेती है, यानी 4,500 कंपनी से मिलेगा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री में हम 6,000 का लॉस दिखाएंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट 6,000 का डेबिट करेंगे वहाँ, या एबनॉर्मल लॉस अकाउंट उसको कहते हैं, उसको 6,000 का डेबिट करेंगे, और परचेज अकाउंट को 6,000 से हम क्रेडिट कर देंगे.
उसके बाद अगर हमें पता है कि हमको इंश्योरेंस कंपनी से 4,500 मिल जाएगा, जैसे ही उन्होंने क्लेम हमारा एडमिट कर लिया 4,500 का, तो हम इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर देंगे और बाकी जो 1,500 बचा 6,000 में से, उससे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे और लॉस बाय फायर अकाउंट इस तरह से क्लोज हो जाएगा, क्योंकि लॉस बाय फायर अकाउंट को हम क्रेडिट करके उसमें से 4,500 रुपये डेबिट ले जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट में और 1,500 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि वो हमारा लॉस हो गया। अब आते हैं अगले एडजस्टमेंट, और ये एडजस्टमेंट है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। जो गुड्स अप्रूवल के लिए भेजे जाते हैं, कभी कभी गुड्स को भेजा जाता है कस्टमर्स को ऑन सेल और रिटर्न बेसिस और ऑन अप्रूवल बेसिस। तो जब सेल रिटर्न बेसिस पे की जा रही है कि आपको नहीं पसंद आया तो मुझे वापस कर दीजिएगा, या सेल बेसिस पे कि भाई ये तो बिक गया आपको, या फिर अप्रूवल के लिए भेजा कि आप अप्रूव करेंगे तो आप इसको रख भी, पहले आप अप्रूव कर लीजिए, अगर अप्रूव नहीं करते तो मैं वापस ले लूंगा इसको। तो इसको एक्चुअल सेल नहीं मानना चाहिए जब तक कि वो अप्रूव नहीं हो जाता कस्टमर से, अगर अप्रूवल पे भेजा गया। जब भी गुड्स बेचे गए थे तो हमने एंट्री एक्चुअल सेल की थी, इसलिए साल के अंत में जो गुड्स ऐसे पड़े हुए हैं हमारे पास, कस्टमर्स के पास पड़े हैं, सॉरी, अप्रूवल के लिए, अभी अप्रूवल नहीं हुआ, उनके लिए निम्नलिखित एंट्री पास की जाएंगी, क्योंकि हमने गुड्स को सेल में डाल दिया अपने, लेकिन वो गुड्स हमारे पास नहीं है, कस्टमर के पास हैं, और कस्टमर ने लेकिन अप्रूवल नहीं किया। एग्जाम्पल के तौर पे 10,000 के वैल्यू के गुड्स कस्टमर को भेजे गए सेल या रिटर्न के आधार पे, या तो ये सेल हो गया या रिटर्न भी किया जा सकता है। 12,000 का गुड्स था, तो ये अनअप्रूव्ड सेल की हमने एंट्री की कि सेल अकाउंट, एंट्री फॉर सच अनअप्रूव्ड सेल, जो हमने पहले सेल अकाउंट में डाल दिया था, अब हम सेल अकाउंट को उससे क्रेडिट कर देंगे 12,000 साल के अंत में, क्योंकि सेल हुआ नहीं, अप्रूव नहीं हुआ, तो सेल अकाउंट क्रेडिट डेबिट 12,000 और ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, यानी अब वो हमको प्राप्ति नहीं होनी है। और दूसरी तरफ जो स्टॉक एंड अप्रूवल अकाउंट था वो हम डेबिट करके ट्रेडिंग अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो एक तरह से ये ऐसा स्टॉक है जो कि कस्टमर के पास रखा हुआ है, तो ये अब सामान स्टॉक में आ गया हमारे इस एंट्री के द्वारा, क्योंकि इसके पहले वो सेल खाते में था तो हमारे स्टॉक में नहीं था। जब हमने इसको स्टॉक एंड अप्रूवल अकाउंट में डेबिट किया और ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो ये स्टॉक में आ गया, स्टॉक एंड अप्रूवल टाइप का जो स्टॉक है। नाउ दीज गुड्स, अब ये जो हैं ये क्लोजिंग स्टॉक में नजर आएंगे उनके कॉस्ट प्राइस। तो जो भी स्टॉक अकाउंट में गुड्स पड़े, इसको भी हम स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में अब जोड़ सकते हैं। अगली एंट्री जो है वो किस तरह से होगी, गुड्स यूज्ड अदर देन फॉर सेल, ऐसे गुड्स जो सेल के लिए नहीं खरीदे जाते हैं। कभी कभी गुड्स यूज किए जाते हैं दूसरे पर्पजेस के लिए, जैसे कि फ्री सैंपल्स के लिए डिस्ट्रीब्यूट करने वाले गुड्स हैं, या ऐसे गुड्स हैं जो कि किसी एसेट्स के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने हैं, या प्रोप्राइटर ने उनको पर्सनल यूज में ले लिया। ऐसे केस में जो भी अमाउंट पर्सनल दूसरे पर्पजेस के लिए यूज की जा रही है, उसको हम परचेज अकाउंट से हटाएंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द परचेज अकाउंट, एंड डिपेंडिंग अपॉन द यूज सूटेबल अकाउंट को हम, सूटेबल अकाउंट हेड को हम डेबिट कर देंगे। परचेज अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। जैसे हमने फ्री सैंपल दे रहे हैं, डोनेशन में ले लेंगे उसको, डोनेशन अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट क्रेडिट। जब प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज में ले लिया तो परचेज अकाउंट क्रेडिट एंड ड्राइंग अकाउंट डेबिट, उसका ड्राइंग हो गया कैपिटल से।
या डोनेशन में ये फ्री सैंपल के लिए फ्री सैंपल अकाउंट को डेबिट कर लीजिए आप। ये जो फ्री सैंपल अकाउंट का डेबिट है ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। व्हेन गुड्स आर यूज्ड इन बिजनेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और मशीनरी, तो चूंकि ऐसे गुड्स हैं जो मशीनरी को बिल्ड करने में लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो मशीनरी का पार्ट बन जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे मशीनरी अकाउंट या बिल्डिंग अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट कर लेंगे। जब भी गुड्स का इस्तेमाल किया जाता है फॉर मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस प्रेमाइसेस या मशीनरी, तो हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए यूज किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज नहीं किया जा रहा। और परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। अगले एडजस्टमेंट पे आते हैं, और ये है कमीशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट। कभी कभी कमीशन पेएबल होता है टू द मैनेजर बेस्ड ऑन द नेट प्रॉफिट, और ऐसे केस में कैलकुलेशन इस प्रकार से किया जाता है कि जो भी रेट है कमीशन का अपॉन 100 इनटू द प्रॉफिट। और या फिर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, अगर वो लेना है। दो तरह के हुए कमीशन। कभी कभी हम कमीशन लेते हैं ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द कमीशन। कभी ऐसा कमीशन होता है जो कि उस नेट प्रॉफिट पे लिया जाता है जो कमीशन चार्ज करने के बाद वाला होता है। उस केस में जो भी रेट है अपॉन 100 प्लस आर रेट इनटू द प्रॉफिट, ये फॉर्मूला होगा, जहां पर कमीशन को घटाने के बाद जो राशि बचती है उस पर कमीशन लिया जा रहा है, उस पर कमीशन कैलकुलेट किया जा रहा है। और ये कैलकुलेशन के बाद हम एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री, कमीशन अकाउंट डेबिट और कमीशन पेएबल अकाउंट क्रेडिट। जिसको भी कमीशन देना है, क्योंकि यहाँ पर हम एंट्री करते हैं कि ये बीइंग कमीशन पेएबल टू मिस्टर सो एंड सो एट दिस परसेंटेज ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, ऐसे लिखेंगे। जहां पे नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग है तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग लिख देंगे, जैसा भी है। या आफ्टर वर्ड है तो आफ्टर लिख देंगे, बिफोर है तो बिफोर वर्ड लिख देंगे। और उसके बाद जो कमीशन अकाउंट का ये डेबिट आ रहा है, that will go to the profit and loss account, by we credit the commission account, we debit the profit and loss account। तो इस तरह से कमीशन के अकाउंट के एडजस्टमेंट्स होते हैं, कमीशन के एडजस्टमेंट्स होते हैं। आते इलस्ट्रेशन 5 पे। एक ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा है। 10 लाख आप देख रहे हैं कि इसमें क्रेडिट साइड में कैपिटल है, इन्वेंट्री है, कैश इन हैंड है, सारी चीजें जो ट्रायल बैलेंस होता है नॉर्मली, दोनों साइड बैलेंस दिख रही हैं आपको। जो भी अलग अलग अकाउंट हैं, बेसिकली ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट वेयर बैलेंसेस ऑफ ऑल द अकाउंट्स आर शोन, और अगर कोई गलती नहीं है देन डेबिट बैलेंसेस क्रेडिट बैलेंसेस विल टैली विद ईच अदर। और एक इंफॉर्मेशन ये भी दी जा रही है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो 2,70,000 रुपये थी 31 दिसंबर 2017, जब साल खत्म हुआ। साल के खत्म होने पे बनाया जा रहा है। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्लोजिंग एंट्री तैयार करिए उस ऊपर दिए गए आइटम्स के लिए एंड प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्लोजिंग एंट्रीज कुछ करनी है इसके पहले कि हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। जैसे जैसे एंट्री करते हैं हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट भी होते हैं। सबसे पहले वो वाले अकाउंट्स जो कि ट्रायल बैलेंस में हैं, जिनको हमको ट्रांसफर करना है टू द ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना है डेबिट साइड में। तो इन्वेंट्री अकाउंट जैसे है हमारा, ये ओपनिंग इन्वेंट्री अकाउंट है। उसके बाद परचेजेस हैं, वेजेस हैं, ये सारे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट हो रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं और इन अकाउंट्स को क्रेडिट करके इनको क्लोज कर दे रहे हैं। उसके बाद जो सेल है उसको ट्रांसफर करें ट्रेडिंग अकाउंट में, सेल अकाउंट डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, यानी सेल अकाउंट को डेबिट करके क्लोज कर दिया गया
ट्रेडिंग अकाउंट में उस सेल को ट्रांसफर कर दिया ऑन द क्रेडिट साइड। इसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री है। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो भी ऊपर दिया गया था, क्लोजिंग इन्वेंट्री इतनी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री नॉर्मली हम लोग साल के अंत में टोटल करके बनाते हैं, 2,70,000 दिया हुआ है। तो ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, इससे इसको हम डेबिट कर देते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, यानी क्लोजिंग स्टॉक हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला गया। और उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाते हैं पहले, ग्रॉस प्रॉफिट को, उसको कहते हैं बीइंग ट्रांसफर ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद हमें अपने आप मिल जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट ऊपर दी गई एंट्री से बन जाता है, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। नीचे अभी टेबल में देखें कैसे ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो भी निकला उस ग्रॉस प्रॉफिट से ट्रेडिंग अकाउंट को बंद किया बाय डेबिटिंग इट, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया बाय मेकिंग एन ओपनिंग एंट्री इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो हेड में आते हैं, ट्रायल बैलेंस के जो अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट्स को क्लोज किया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया। उसके बाद जो क्रेडिट बैलेंस है डिस्काउंट रिसीव्ड का, जो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है, उसको हमने P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल दिया और डिस्काउंट रिसीव अकाउंट को बंद कर दिया, डेबिट कर दिया। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आया उसको हमने कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करके क्लोज कर दिया। ये हो गई हमारी एंट्रीज। अब आप देख सकते हैं उसके जो ट्रेडिंग अकाउंट बना था, जैसे जैसे हम एंट्री करते गए ट्रेडिंग अकाउंट बनता जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने जो एंट्रीज में अकाउंट आ रहे हैं वो डालें और ट्रायल बैलेंस में जो अकाउंट मिल रहे हैं हमने वो डालें। वर्चुअली ट्रेडिंग अकाउंट पूरा का पूरा बाय जर्नल एंट्री तैयार हुआ है। सेल अकाउंट में 50 लाख, इन्वेंट्री इतनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज, वेजेस एंड ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफर कर लिया 22,50,000, उसमें डिस्काउंट रिसीव जोड़ा। दूसरे साइड में जो खर्चे हैं वो हमने किए, जैसे हमने जर्नल एंट्री किया है उसके अनुसार खर्चों से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया और ये हमारा तैयार हो गया। तो इस इलस्ट्रेशन को ख़त्म करने के बाद हम अब इस लेक्चर के अंत में पहुंच गए हैं, एंड विल स्टार्ट विद इन आवर टुमारोज लेक्चर। वी आर गिविंग यू एडिक्वेट टाइम कि आप प्रिपेयर करिए, डू ऑल द क्वेश्चंस। ये जो डॉक्यूमेंट है इसको डाउनलोड करिए ICAI से, डू द क्वेश्चंस, आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पूछने से आपको जवाब मिलेगा। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन एनी टाइम ऑन माई व्हाट्सएप, ऑन माई टेलीग्राम, ऑन द प्रेफर अगर फोरम में हमारे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं तो वी विल आंसर द क्वेश्चंस ऑन आवर फोरम। जो हमारा डिस्कशन फोरम है, दक्ष डिस्कशन फोरम, वहाँ जरूर जाइए और क्वेश्चन ना भी पूछिए तो जाइए ज़रूर वहाँ पे, हैव अ लुक अराउंड कि क्या डिस्कशन हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, and try to use the Daksh account also. So with those words, thank you very much, and we close this session.